जा रहा तो वो कैसे डीएनए के साथ मिल सकेगा, वो कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल तब्दील करेगा। वो तो इनका जो हम चाहते हैं वो ये है कि एक भी इन्फेक्शन ना हो पूरी दुनिया में। कि भाई फलां ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी, उसके बावजूद भी उसको कोरोना हो गया, तो हमें ये देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं इसकी एफिकेसी के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में बिठाई जा रही हैं आजकल। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक कन्फ्यूजन एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन एक कॉमन मैन को, चाहे वो हमारा डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, या चाहे एक आम बंदा हो, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कोविड वैक्सीन के हवाले से कि अगर उसके सामने कोई गलत बात करता है, कोई मिसकंसेप्शन वाली बात करता है, तो एटलीस्ट वो उसको समझा सके और वो उस बात से मुतासिर ना हो और सही इन्फॉर्मेशन वो आगे पहुंचा सके। तो इस वीडियो का ये मकसद है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन्स हैं, ख़ास तौर पे कोविड की वैक्सीन्स, ये काम किस तरह करती हैं, तो इसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली टाइप की जो कोविड की वैक्सीन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जा रही है वो है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, या फिर इसको हम mRNA वैक्सीन भी कहते हैं। अब आम तौर पर ये mRNA वैक्सीन, इसमें होता ये है कि एक स्पाइक प्रोटीन जो है वो लिया जाता है कोरोना वायरस का, कोविड-19 वायरस का, और एक स्पाइक प्रोटीन ला के ह्यूमंस में, इंसानों में इंजेक्शन के ज़रिए डाल दिया जाता है। और जब वो स्पाइक प्रोटीन अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद वो हमारा प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री इस्तेमाल करके हमारी सेल की, वो अपने वायरस के प्रोटीन्स बनाता है। और जब उसके वायरस के प्रोटीन्स बन जाते हैं, जिनको हम एंटीजन कहते हैं, तो वो हमारी सेल के जो सरफेस होती है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, उसके ऊपर जाके वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, ताकि तमाम बॉडी की इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि भाई वायरस के, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स पे आ चुके हैं और अब इनको ख़त्म करना है। तो ना सिर्फ हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ फंक्शन करना शुरू करती है, एक्शन करना शुरू करती है उनको ख़त्म करने के लिए, बल्कि एक मेमोराइजिंग एक फ़ंक्शन है इम्यून सिस्टम का, एक के मेमोरी सेल्स उसके अंदर होते हैं जो कि याद रखते हैं कि हाँ भाई ये वायरस, अभी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर इस वायरस के प्रोटीन्स, अगर ये वायरस आगे चल के कभी दोबारा हमला करेगा, तो अब हम इसको समझ चुके हैं, अब हम इसको जान चुके हैं, क्योंकि उस वक्त जो प्रोटीन एक्सप्रेस हुए थे वो इतने ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा वो इन्फेक्शन करने के काबिल नहीं थे। इसलिए सेल्स ने उनको फ़ौरन रिकग्नाइज़ करके उनको डिस्ट्रॉय किया और आगे के लिए अपनी यादाश्त क्रिएट कर ली, आगे के लिए अपनी मेमोरी क्रिएट कर ली कि आगे कभी इन्फेक्शन होता है तो हम इनसे लड़ सकते हैं। अब हमारे अंदर सलाहियत डेवलप हो चुकी है। तो ये mRNA वैक्सीन का काम होता है। अब बेसिकली आम तौर पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि ये जो mRNA वैक्सीन है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, तो ये हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाएगी और हमारे डीएनए को तब्दील करके रख देगी। ये भी बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। तो मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। देखें, जब mRNA अपना काम कर चुका होता है, यानी कि जब वो न्यूक्लिक एसिड अपनी एंटीजन्स बना चुका होता है, वायरस के प्रोटीन बना चुका होता है, जिसके ख़िलाफ़ हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने एक्शन करना है, तो उसके बाद वो प्रोटीन, वो mRNA जो थे वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, वो mRNA डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है ना। अभी उनका जो काम था कि हमारी सेल की फैक्ट्री इस्तेमाल करें और प्रोटीन बनाएं, ताकि हमारे सेल्स उसको, प्रोटीन्स को रिकग्नाइज़ करें और उनके ख़िलाफ़ काम करें और अपनी मेमोरी क्रिएट करें। अब जब एक दफ़ा mRNA का काम हो गया तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि mRNA हमारे डीएनए के साथ क्यों, यानी कि वो आपस में मिल नहीं सकते और हमारे डीएनए को तब्दील क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ़ौरन डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। दूसरी एक अहम बहुत बड़ी रीज़न ये है कि mRNA सिर्फ हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारा डीएनए है, वो हमारे साइटोप्लाज्म में नहीं होता, जबकि mRNA सिर्फ साइटोप्लाज्म में रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता, जो वायरस का जो mRNA है। तो अब जब वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा तो वो कैसे डीएनए के साथ मिल सकेगा, वो कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल तब्दील करेगा? वो तो उस हिस्से के अंदर जा ही नहीं सकता जहाँ पर हमारा डीएनए मौजूद है, जहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, यानी कि न्यूक्लियस में। तो जब उसको न्यूक्लियस में जाने की इजाज़त नहीं है तो डेफ़िनेटली वो जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल को तब्दील भी नहीं कर सकता। तो ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि ये वायरस की जो वैक्सीन है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को तब्दील कर देगी, और मैं आपको बता चुका हूँ वो क्यों। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टाइप है वैक्सीन की वो है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें हम जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं और हम मैसेंजर आरएनए कोई इस्तेमाल नहीं करते।
है, यानी कि डायरेक्टली हम प्रोटीन वायरस के उसमें डाल देंगे और वो अब जो है वो उसे यानी कि प्रोटीन हमारी सेल की फैक्ट्री को इस्तेमाल करके प्रोटीन अपने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोटीन जो है वो उसके डाल चुके हैं। पहले हमने mRNA डाला था और अब हमने जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन उसके थोड़ा सा पार्ट जो है वो इंजेक्ट किया है। अब वो प्रोटीन सरफेस पे जाके एक्सप्रेस होगा, एंटीजन बनाएगा और वो उस एंटीजन के ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम देन एक्टिवेट होगा और वही सारी चीज़ें होंगी जो पहले हम जो है वो मैंने आपको बताई हैं। तो ये जो थी वो थी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तीसरी टाइप जो है वैक्सीन की वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम सिर्फ इतना करते हैं कि कोविड-19 जो वायरस है उसको किसी और वायरस के साथ मिला के इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इसको वेक्टर वायरस कहा जाता है, क्योंकि वेक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो कि किसी का कैरियर हो। तो एक वेक्टर वायरस होता है जो कि कोई दूसरा वायरस होता है, कोविड-19 नहीं होता, और वो यानी कि उसे हम इस्तेमाल करते हैं कोविड-19 को हमारी बॉडी में डालने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए, ताकि फिर वो अपनी जो है वो प्रोटीन्स बना के और फिर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। तो ये मोस्ट कॉमनली 3 तरह की वैक्सीन्स जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। अब बात ये है, सवाल ये पैदा होता है लोगों का कि कौन सी वैक्सीन कितनी एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, मॉडर्ना ज़्यादा है, फाइज़र की एफिकेसी ज़्यादा है, साइनोवैक लगानी चाहिए, साइनोफार्म लगानी चाहिए, या कौन सी लगानी चाहिए। तो देखें, आम तौर पे जो एफिकेसी आपको लोगों को दिखाई जाती है या फिर चार्ट्स में दी हुई होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम फाइज़र की देखेंगे एफिकेसी तो हमें 95% लिखी हुई मिलेगी, मॉडर्ना की देखेंगे वो भी 95% जो है वो मिलेगी, साइनोवैक की देखेंगे वो 50 to 60% हमें मिलेगी, और जबकि हम साइनोफार्म की देखते हैं तो वो 78.98 समथिंग 78.89% जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो देखें, ये एफिकेसी जो होती है ये ट्रू एफिकेसी नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब हम एफिकेसी को मेजर कर रहे होते हैं तो वो ट्रायल्स में मेजर करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम वैक्सीन्स के ट्रायल्स कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो हम डिफरेंट कंट्री में जब हम ट्रायल्स करते हैं तो उसी वक्त एफिकेसी मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि फ़ाइज़र की एफिकेसी बड़ी होने की, यानी कि लार्ज होने की, एफिकेसी ज़्यादा होने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब फ़ाइज़र के और मॉडर्ना के जब ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि उन लोगों को सेलेक्ट किया जो कि प्लेसिबो ग्रुप था, जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई, और उन लोगों को सेलेक्ट किया जिनको वैक्सीन लगाई गई। तो जब ये ट्रायल्स हो रहे थे तो उस वक्त यूएसए में जो कोरोना वायरस था उसका स्प्रेड बहुत कम था। उस वक्त ये जो है वो ट्रायल्स किए गए और उन एरियाज़ में किए गए जहाँ पर इतना कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं था। तो डेफिनेटली जब इन्फेक्शन इतना स्प्रेड नहीं हुआ, आउटब्रेक इतना नहीं है कोविड-19 का, तो आपको ट्रायल्स में एफिकेसी तो ज़्यादा ही मिलनी है। जिन लोगों को लगाई गई तो उनमें डेफिनेटली केसेस कम मिले एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको नहीं लगाई गई, क्योंकि ओवरऑल ही स्प्रेड इतना कम है कि हमको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब दूसरी वैक्सीन्स के, फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका के जब ट्रायल्स जो है वो हमने किए, तो ऐसे वक्त में किए और ऐसे कंट्री में किए जहाँ पर कोरोना वायरस स्प्रेड था। आई थिंक ब्राज़ील में समवेयर किए थे, तो वहाँ पर ऑलरेडी कोरोना वायरस स्प्रेड था। तो इसीलिए वहाँ पर जो हमें जो ट्रायल में एफिकेसी मिली एस्ट्राजेनेका की, वो 60 to 90% इतनी एफिकेसी में मिली। तो उसकी मेजर रीज़न क्या थी कि वहाँ पर ऑलरेडी स्प्रेड ज़्यादा है, तो जब हम वहाँ करेंगे तो एफिकेसी तो हमें वैसे ही कम मिलेगी। तो इसलिए एफिकेसी, ये भी बात एक कही जाती है साइंटिस्ट की तरफ से कि एफिकेसी के बारे में इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वैक्सीन्स की एफिकेसी सिमिलर ही होती है, सेम ही होती है, बहुत थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है। अब आखिरी बात कि आखिर ये कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई क्यों गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें, एक तो ऑब्जेक्टिव हम सबको मालूम है कि इस कोरोना वायरस की वबा से बचा जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। एक बात तो देखें, ये साबित है कि हम कोरोना वायरस को अपने जो है वो कंट्री से या अपनी दुनिया से निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इससे बच सकें। कोरोना वायरस का जो बेस्ट केस सिनेरियो है, जो इसकी वैक्सीन का जो हम चाहते हैं, वो ये है कि एक भी इन्फेक्शन ना हो पूरी दुनिया में, या जहाँ भी वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर एक भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। और वैक्सीन का यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोग मरते रहें, डेथ्स होती रहें, अमवात होती रहें, हलाकतें होती रहें कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद। तो ये एक बेस्ट केस सिनेरियो था कि एक भी इन्फेक्शन ना हो, और एक वर्स्ट केस सिनेरियो कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोग मरते रहें। तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कोविड-19 की वैक्सीन से, या जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि कोविड-19 की वैक्सीन हम लगाएं और इन्फेक्शन ना हो, तो कम से कम ऐसा ज़रूर हो जाए कि हमें जो सिम्टम्स आएँ
उनकी सीवियरिटी बहुत कम हो, यानी कि मॉडरेट माइल्ड सिम्टम आएँ, सीवियर सिम्टम ना हो, इतने ना हो कि हम हॉस्पिटलाइज़ हमें जो है वो लोगों को करना पड़े, या फिर इतने ना हो कि लोगों की अमवात उससे होने लग जाएँ। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि अगर कोविड-19 से हम इन्फेक्शन होने से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, तो एटलीस्ट वैक्सीन लगवाने से हम इतना कर सकते हैं कि कोविड-19 से जो पैदा होने वाले सीवियर सिम्टम्स हैं उनसे हम बच सकें, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में जाने का रेट उसे हम कम कर सकें, और फाइनली कि कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से डेथ्स हमारी कम से कम हो सकें। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कोविड-19 की वैक्सीन से। और ये तभी हासिल होता है जब हम कोविड-19 की वैक्सीन लगवा लेते हैं और फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लगवाएं, और 14 डेज़ एटलीस्ट 14 डेज़ जो है वो चाहिए होते हैं इसकी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। तो इसलिए हम कोविड-19 की वैक्सीन को इस तरह भी निशानदेही यानी कि उसको निशाना नहीं बना सकते, इस गलतफहमी का शिकार भी नहीं हो सकते कि भाई फ़लाँ ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी उसके बावजूद भी उसको कोरोना हो गया। तो हमें ये देखना है कि ठीक है कोरोना हो गया, पहले तो ये देखें कि उसने दोनों डोज़ लगवा लिए थे, 14 डेज़ उसको हो गए थे, फिर ये देखें क्या उसको सिम्टम्स सीवियर आए हैं या नहीं आए। क्योंकि हमारा मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिम्टम्स आए ही ना, इन्फेक्शन होए ही ना, नहीं, इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन जो होगा वो माइल्ड टू मॉडरेट इसके सिम्टम्स होंगे। इतनी ज़्यादा अलामतें आपको यानी कि वो सांस लेने में जो कमी होती है और वो जो हॉस्पिटलाइजेशन लोगों को करना पड़ जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ जाता है, तो उस कंडीशन से हम बच सकें, ये कोविड-19 की और जो है वो वैक्सीन का मकसद है। फाइनल मोरल और फाइनल मैसेज जो है वो यही हमारा होना चाहिए सब लोगों को कि भाई जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल मिल रही है, चाहे वो साइनोफार्म हो, साइनोफैक हो, फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, कोई भी वैक्सीन हो, एफिकेसी की परवाह किए बगैर आप उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं जो भी अवेलेबल हो। और अगर आप नहीं भी लगवाएंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है या जितने भी ममालिक की गवर्नमेंट है वो फोर्स कर रही है हमें लगवाने के लिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आप पढ़ा नहीं सकते, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आप किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकते, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आप अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकते, तो बहुत सारे काम जो है वो हम नहीं कर सकते अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते। तो इन दी एंड हमें ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, चाहे हम अपनी खुशी से लगवाएं या फिर ज़बरदस्ती से।